नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, साथ खैरियत के साथ में अपनी तैयारियां करते होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक तीर से एक ही शिकार होता है, या कोई कोई कहते हैं एक तीर से दो शिकार होते हैं। पर आज हम आपको एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार शिकार करके दिखाएंगे। शिकार से मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथों में तीर है और हम किसी पशु पक्षी की जो है शिकार करने की बात कर रहे हैं। हम अपने लक्ष्य के शिकार की बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है ये कि जो आज हम आपके सामने इंडियन पॉलिटी का जो संविधान के जो व्यवस्था लेकर आए हैं, जो एक टॉपिक विषय लेके आए हैं, वो ये है कि इसमें आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और यहाँ तक कि जो आगामी परीक्षा होमगार्ड की होने वाली है, उसमें भी ये टॉपिक आपके बहुत ही सहयोगी साबित होने वाला है। और उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ध्यान से और सजग होकर देखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे और विनम्रतापूर्वक इसको जब आप देख के एक बार इसको रिकॉल करेंगे, एक बार रिमाइंड करेंगे, तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ही जो है वो सहयोगी साबित होने वाला है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता के संबंध में आज हम बात करेंगे कि नागरिकता से संबंध है आपका कि एक पहले के ज़माने में जो भारत में जो व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी नहीं थी, बल्कि वो व्यवस्था राजतांत्रिक थी। राजा का शासन चला करता था। तो उस वक्त में जब कभी भी राजा का शासन होता था तो भारतीय जो राजा के शासन के साथ में मोटा है, जो राजा का शासन होता था उसके तहत में जितना भी शासन व्यवस्था होती थी उसके अंडर में प्रजा रहती थी। प्रजा उसको कहते थे जिसके पास में कोई अधिकार नहीं होते थे, कि राजा जब चाहे पकड़े इनको फांसी दे दे, चाहे मार दे, चाहे इनसे लगान ज़्यादा ले ले, चाहे लगान कम ले ले। किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था जो था, सेंट्रलाइजेशन, जो केंद्रीकरण की व्यवस्था का जो साधक था, वो केवल राजा रहता था। लेकिन वक्त बदला, समय बदलने के साथ साथ में भारत में या पूरी दुनिया में इससे लोग परिचित हुए, इस शब्द से, कि लोकतंत्र भी कोई चीज़ होती है। लोकतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र, यानी कि प्रजा का राज, यानी कि लोगों का राज। इस प्रजातंत्र में एक शब्द बहुत ही अच्छा गढ़ा गया कि अब प्रजा नहीं इस लोकतंत्र में, बल्कि प्रजा नहीं कहलाएंगे हम कहलाएंगे नागरिक। हम क्या कहलाएंगे? नागरिक। अब शब्द नागरिक की अगर आता है तो नागरिक से हम ये तात्पर्य निकालते हैं, शाब्दिक अर्थ से लेके चलते हैं कि आखिरकार नागरिक कौन होता है। तो नागरिक वो होता है कि जिसे किसी भी राज्य की बात करें, राज्य का मतलब होता है राष्ट्र की बात कर लें, देश की बात कर लें, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों से ही मिलके एक देश या राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अगर हम ये कहें कि वो राज्य या किसी भी राज्य का पूरी तरीके से सदस्य होना, किसी भी राज्य का पूरी तरीके से सदस्य होना और उस राज्य का जो संविधान है उस संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखना, ये नागरिकता का अहम पहलू है। यानी किसी भी राज्य का पूरी तरीके से सदस्य होना, पूर्ण रूप से सदस्य होना और उस राज्य के संविधान के ऊपर पूरी तरीके से आस्था रखना, ईमान रखना उसके ऊपर, वही राज्य कहलाता है, वही नागरिक कहलाता है। अब इसमें नागरिक के बाद में एक शब्द आता है, वो आता है नागरिकता, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हमारा विषय है। तो नागरिकता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार नागरिकता क्या कहलाती है। दोस्तों फोकस रखेंगे कि नागरिकता वो होती है कि एक तो आप किसी भी राज्य के पूरी तरीके से जब नागरिक बन जाते हैं, नागरिकता की बात हो रही है क्योंकि पहले नागरिकता मिलने से पहले आप नागरिक होंगे। जब आपके पास में पूरी तरीके से नागरिक बन जाते हैं, उसके बाद में उस संविधान में, उस राज्य के संविधान में
जितने भी अधिकार दिए होंगे जो संविधान में निर्धारित किए गए होंगे, उन सारे अधिकारों को आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नागरिकता उसको कहते हैं। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ कि नागरिकता का तात्पर्य ये है, शाब्दिक अर्थ ये है कि आप किसी भी राज्य के नागरिक हैं और जो आपका संविधान है, उस संविधान में जो भी निर्धारित यहाँ पर हक दिए होंगे, निर्धारित कानून दिए होंगे, निर्धारित अधिकार दिए होंगे, उन सारे अधिकारों का इस्तेमाल करने का हक जो है वो नागरिक के पास होगा। ये नागरिक के पास, तब वो नागरिकता शब्द का सही मायने में मतलब होता है कि आखिरकार नागरिक कौन होता है और नागरिकता क्या होती है। तो इसी पर ही भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में भाग 2 में नागरिकता नाम का विषय है, टॉपिक है। इसी पर आज हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। नागरिकता, पहली चीज यहाँ पर जो सवाल देखने वाला बनता है कि ये पूछा जा सकता है कि ये नागरिकता जो है वो भाग कौन से, संविधान के कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 2 में है। दूसरी बात ये है कि ये जो इसमें अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। ये अनुच्छेद की बात हो रही है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसमें दे रखे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें एक अनुमति पत्र आता है संविधान, उसमें आपके इंडियन पॉलिटी में एक आएगा आपका 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 इस डेट को हम लोग ध्यान से अभी पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि आखिरकार इसका क्यों 19 जुलाई 1948 बार बार हमें देखने को मिलता है। तो उससे पहले हम अपने जो आर्टिकल्स हैं इनको देख लेते हैं कि आखिरकार अनुच्छेद 5 क्या चीज़ है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 कहता है कि साहब आपके पास में अधिवास के द्वारा नागरिकता होगी। अधिवास द्वारा नागरिकता, मैं थोड़ा कम लिखूंगा, कम शब्द लिखूंगा, बोलूंगा ज़्यादा। आप लोग कृपया जो लिखा है उस पर तो फोकस थोड़ा रखेंगे और जो मैं बोलूंगा उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सही से सुनने का प्रयास करेंगे। और बार बार रिपीट करने की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे रिपीट करके भी सुन सकते हैं। अधिवास के द्वारा नागरिकता, अधिवास कहते हैं जो जन्म से होता है, यानी कि हम यहाँ पे शॉर्टकट में कह सकते हैं जन्म से। वो व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी यहीं पे जन्मे हैं, उनका पूरा वंश यहीं पर है, और उससे एक कोई जो है वो परिवार का नया सदस्य या कि नए बच्चे का जन्म होता है, तो उसके पास में उसे किसी तरीके से भारत में कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार से और कोई झमेलों में कागजात की ज़रूरत नहीं है। उसके पास में स्वतः अपने आप से नागरिकता आ जाती है। अनुच्छेद इसी बात 5 जो है वो इसी बात को समझाता है कि अधिवास के द्वारा नागरिकता, या हम ये कहें कि जन्म से ही नागरिकता। यानी अब जन्म से कब, तो जन्म से कुछ पहलू हैं इसमें। वो ये हैं कि कहा जाता है कि 1947 से पहले या अथवा 1950। अब 1947 तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 1950 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसको वो हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस वक्त तक जो लोग भारत में रह रहे थे, उन लोगों को ये माना गया कि उनके पास में नागरिकता जो है वो अधिवास के द्वारा है, यानी कि जन्म के द्वारा। इसमें एक कंडीशन ये भी लगाई गई कि साहब ठीक है 1947 है, 1950 है, या उसके बाद में भी लोगों ने जन्म लिया है, उनके पास से जन्म से ही नागरिकता का प्रावधान है, चूँकि संविधान का अनुच्छेद 5 हमें समझाता है। तो इसमें 2 लेकिन हैं। 2 लेकिन ये हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जिससे आपको समझाऊं कि एक है माता भारत की होना चाहिए, एक पिता भारत का है। ये दोनों बंदे जो हैं ए बी मानते थे हम लोग, ए और बी माता पिता हैं और इनकी जो संतान है वो भी भारत की, ये भी भारत का है, यानी इंडियन ये भी है और इंडियन ये भी है। तब भी ये भारत का नागरिक बन गया, तब तो ये नागरिक बन गया क्योंकि अनुच्छेद 5 समझाता है। इसमें कंडीशन ये भी अप्लाई हो जाती है कि अगर पिता जो है वो भारत का नहीं है, माता जो है माता वो भारत की है, पिता विदेशी है, तब भी इसे नागरिकता मिल जाएगी जन्म से। लेकिन कब नहीं मिलेगी, इसमें उल्टा भी हो सकता है, माता विदेशी हो पिता भारतीय हो तब भी इसे नागरिकता नहीं मिलेगी। दो कंडीशनों पर। वो इसलिए नहीं मिलेगी अगर ये विदेशी जो है वो किसी शत्रु देश का है, किसी दुश्मन देश का है और ऐसे पद पर है जो राजनयिक पद है, कोई सरकारी पद है, खुफिया पद है, आर्मी में है। उदाहरण के तौर पे कोई बांग्लादेशी आ गया, भाई वो हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान आ गया वो हमारा दुश्मन देश है। ऐसे किसी देश का कोई व्यक्ति भारत में आता है और यहाँ पर शादी कर लेता है और उसकी जो संतान होती है, तो ये निर्धारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, संविधान उसको नकार देता है उसके बच्चे को कि हम इसे नागरिक नहीं बनाएंगे। जबकि अनुच्छेद 5 कहता है कि जिस माता पिता में से या तो माता पिता दोनों भारतीय हों या माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तब भी हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन इसमें नहीं दे रहा है। इसमें ना देने के पीछे बात यही है कि शत्रु देश का अगर कोई व्यक्ति है तो उसे अनुच्छेद 5 के द्वारा नागरिकता मिलना संभव नहीं। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर जन्म लेता है जो भारत का तो है पर वर्तमान समय में वो भारत का हिस्सा जो है उसे दुश्मनों ने कब्जा कर रखा है, भारत का हिस्सा है पर वो स्थान जिस पर शत्रु देश का कब्जा है, शत्रु देश का कब्जा है, अब वहां पर रहने वाले व्यक्ति भी जन्म लेंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो वहां पर जन्मे व्यक्तियों के जो है उनको नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है अनुच्छेद 5 के द्वारा। हालांकि ये कह रहा है कि जन्म के द्वारा नागरिकता, तो देश में है तो देश के द्वारा, देश में स्थानों पर जो देश के भारतीय कंट्रोल में आते हैं, इंडियन में कंट्रोल में आते हैं, तो उन जगहों पर जो भी बंदा जन्म लेगा उसको जो है वो अधिवास के द्वारा नागरिकता जन्म से मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। उसमें माता पिता भारतीय हो तब भी या माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तब भी, लेकिन अगर उसमें से माता या पिता में से कोई एक दुश्मन देश का व्यक्ति है तो भारतीय संविधान में जन्म से यानी अनुच्छेद 5 के माध्यम से नागरिकता देना संभव नहीं है। उसको दूसरी तरीके से मिल जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल इस आर्टिकल के माध्यम से नहीं मिलेगी। दूसरा अपवाद इसका यह है कि वह जिस स्थान पर पैदा हुआ है शत्रु देश का कब्जा है। हम ये देख सकते हैं कि पीओके पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें भारत के अधीन ही आता है। हालांकि आज भी हम भारतवासी यही मानते हैं कि वो हमारा ही हिस्सा है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे जन्मे हुए लोगों को हम भारतीय नागरिक नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि साफ साफ है कि वो उस पर जो कब्जा है वो हमारे दुश्मन देश का है। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 क्या कहता है। चलिए अनुच्छेद 6 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है, पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है, प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन, जिन लोगों ने
मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं बोल अलग रहा हूँ। जिन लोगों ने पाकिस्तान से माइग्रेशन किया है या प्रोविजन किया है, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। असल में अनुच्छेद 6 में जो पंजीकरण कराया जाता है उसमें फॉर्म नंबर 6 का ए जो होता है वो फॉर्म फिल किया जाता है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही नागरिकता का प्रावधान है, उससे नागरिकता के लिए आप अपील कर सकते हैं। अब सरकार जो है वो किस तरीके से आपको, संसद जो है वो किस तरीके से नागरिकता देती है, उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से आए, अब पाकिस्तान से कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ पर यह था कि मार्च, थोड़ा ध्यान रखेंगे, मार्च 1947 यानी कि देश हमारा आज़ाद जो हुआ था वो अगस्त में हुआ था। तो मार्च 1947 तक यानी कि अगस्त से पहले कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान चला गया था, अब चूंकि भारत और पाकिस्तान एक ही था, अब पूर्वी पाकिस्तान भी था, पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जब बने थे तो वो भारत का ही अभिन्न अंग थे, हिस्सा भारत का ही थे। अब वो जो पाकिस्तान बना है वो 14 अगस्त 1947 को डिवाइडेशन हुआ था भारत का, ठीक है। इससे पहले संविधान सभा भी पाकिस्तान की 26 जुलाई 1947 को ही बनी थी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगस्त में पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो जो व्यक्ति, चूंकि इन्हें तो पता नहीं था कि भाई बंटवारा होने वाला है, तो ये अगर वहाँ चले गए पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में जाके इन्होंने अपनी रिहाइश कर ली, वहाँ रहने लगे, जाके अपना स्थानीय निवास बना लिया, अपना व्यापार करना शुरू कर दिया या कुछ और, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें लगा कि साहब भारत हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, पाकिस्तान ठीक नहीं है। पाकिस्तान में ये पहुंच गए हैं और इन्हें ये लगा कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं, हम भारत में ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो ये क्या करेंगे, बैक टू पवेलियन यानी कि भारत की तरफ, इंडिया की तरफ ये आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 6 काम करेगा। ये कहेगा कि जो लोग पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए हैं, माइग्रेशन करके आए हैं, या तो ऐसा व्यक्ति, पहली कंडीशन तो ये होगी, पहली शर्त ये भी है, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे उनके लिए हम अनुच्छेद 6 के माध्यम से नागरिकता का प्रावधान करेंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसमें क्या रहती है, वो ये रहती है सर कि जब ये बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो उस जगह पर भी हिंदू रहा करते थे, जो पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है। भारत में भी हिंदू मुसलमान रहते थे, वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान रहते थे। तो उस जगह के हिंदुओं ने भी ये सोचा होगा या मुसलमानों ने ये सोचा होगा कि भाई बंटवारा हो गया है, इस इलाके में हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित रहना संभव नहीं है, हम भी क्या करते हैं, भारत की तरफ पलायन कर लेते हैं, भारत के हिस्से में जाके रहेंगे। तो ऐसे लोग भी इसमें दूसरी कंडीशन में आते हैं। जो यहाँ के मूल निवासी थे पाकिस्तान के, वो भी भारत की तरफ भागे हैं, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था अनुच्छेद 6 के माध्यम से की जाएगी। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी आती है कि अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद 7 इसमें कह रहा है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। मैं फिर से लाइन पढ़ देता हूं, पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी पाकिस्तान को देखिए, वो था पाकिस्तान से, अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भारत में आएंगे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जो चले गए उनके लिए भी नागरिकता है, तो जो चले गए उनके लिए नागरिकता क्यों होगी, उसकी कंडीशन वही अप्लाई होती है कि जैसे ये भारत है, इंडिया, और ये है पाकिस्तान। अब यहाँ के कोई व्यक्ति हैं जो इस कंडीशन में चले गए, यहाँ कुछ लोग कूद के चले गए, तो इसे हमने क्या कह दिया, पाकिस्तान को माइग्रेशन कर गए, भारत से माइग्रेशन करके पाकिस्तान में पहुंच गए।
अब यहाँ इन्हें सताया गया, या इनके पास में दस्तावेज नहीं थे, या कुछ और परेशानियां थी जिसकी वजह से इनका दिल नहीं लगा, या कारोबार नहीं मिला, या इनके ऊपर हमले हुए, या कुछ और भी अपने उस भौतिक अवस्थाएं ऐसी थी जिनकी वजह से वहां रुकना संभव नहीं था। तो उस कंडीशन में उनका मन ये बार बार कर रहा था यहाँ के लोगों का कि भाई हम जो हैं अपने भारत में ही ज़्यादा अच्छे थे। पहले भारत से तो चले गए, लेकिन अब इन्हें याद यहाँ की सताने लगी, तो उन्होंने कहा हम भारत में ज़्यादा ही अच्छे थे। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रावधान किया गया कि भाई भारत ने कहा कि हम तुम्हें ले तो लेंगे, अनुच्छेद 7 के माध्यम से ले लेंगे, पर हमारी कंडीशन एक अप्लाई ये रहेगी कि उस समय में 19 जुलाई 1948 ये इन्होंने पहले और बाद का सिस्टम बना रखा था। 19 जुलाई 1948 के पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद। तो पहले बात कर दोनों की शर्तें समझ लीजिए। ये कहा कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गए उनको हम नागरिकता देंगे अनुच्छेद 6 के माध्यम से। 6 के माध्यम से जो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से आ गए वो उनको हम नागरिकता देंगे अनुच्छेद 6 के माध्यम से, और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे अनुच्छेद 7 के माध्यम से। तो बात वही आ रही है, 6 और 7 से दोनों को ही पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता मिल रही है या विदेशी लोगों को नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन ये कि पहले बात की क्या है, ये जो था दोनों सरकारों ने यहाँ पर एक अनुमति पत्र बना लिया था। अनुमति पत्र क्या ये कहा कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं ये अगर पाकिस्तान से भारत में आएंगे, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं वो लोग पाकिस्तान से तब भारत में आ सकते हैं जब वो क्या ले लें, अनुमति पत्र ले लें। क्योंकि अनुमति पत्र जो था वो 19 जुलाई 1948 से ही प्रारंभ किया गया था। लेकिन अनुमति पत्र की शुरुआत से पहले अगर वो भारत में आ गए हैं तो उन्हें अनुच्छेद 6 के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में आ रहे हैं तो वो अनुमति पत्र लेके आएंगे, तो वो अनुमति पत्र के माध्यम से ही अनुच्छेद 7 में ही उनको नागरिकता का प्रावधान है। तो उम्मीद है आपकी समझ में ये भी आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल की, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 कहता है कि जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता। अब भारत से बाहर कौन रह रहा है और भारतीय मूल कौन है, अनुच्छेद 8 का फोकस रखेंगे थोड़ा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा भी जाता है। ऐसा था कि ये मानते थे यहाँ पे 4 चीजें रहती हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम, अंग्रेजों के वक्त में ये अधिनियम निकला था। फिर उसके बाद में आता है 1947, हम जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस हमारा मनाया जाता है। 1950 एक और आती है 1955, जब भारतीय नागरिकता का अधिनियम निकला था तो वो 1955 में निकला था। अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ इस बात को समझते हैं कि भारतीय मूल के कैसे हो गए और जो बाहर क्यों हैं। ये कहा गया कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, और उसका वंश भारत में रह रहा है,
तो उसके लिए अनुच्छेद 8 के माध्यम से हम नागरिकता का प्रावधान करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि अगर एक राजू नाम का व्यक्ति है और इसके जो माता पिता जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उस वक्त में मौजूद थे। अब जाहिर सी बात है इनके भी माता पिता होंगे तो इसके नाना नानी हो गए, नाना नानी। इसके भी माता पिता होंगे तो इसके दादा दादी हो गए, दादा दादी। तो यानी कि राजू के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, ये वंश इसका जब यहाँ मौजूद है और ये 1935 के बाद जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, उस वक्त में ये राजू यहाँ पर नहीं था। ये कहाँ था? ये विदेश चला गया था। ये कहाँ चला गया था? ये बाहर चला गया था, विदेश चला गया था। तो जब ये विदेश पहुँच गया है तो इसने वहाँ जाके नागरिकता ले ली। पहली कंडीशन ये, इस राजू ने विदेश में जाके नागरिकता ले ली। तो ऐसी में क्या करेगा कि ये अगर चाहता है, दो बातें हैं, अगर इसने नागरिकता नहीं ली है तो इसे भारत में वंशाधिकार का मतलब ये है कि इसके नाना नानी भी यहीं हैं, दादा दादी भी यहीं के हैं, माता पिता भी भारत के मूल के हैं। तो ये भारत के मूल का कहलाएगा, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो भारत के जमीन से हुई है, यहाँ की ही ये पैदाइश है और विदेश में जाके रहने लगा है। अब ये लौट के जब आएगा तो इसे हम अनुच्छेद 8 के माध्यम से नागरिकता का प्रावधान करेंगे, इसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर देश आज़ाद हो रहा था स्वतंत्रता दिवस के दिन 1947 के वक्त में कोई यहाँ पर व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो भी वो विदेश में रह रहा था, वो वापस जब आएगा तो उसे भारतीय मूल के आधार पर ही उसको नागरिकता मिल जाएगी। या वो 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 के वक्त में नहीं था, तब भी उसे भारतीय मूल के रूप में नागरिकता का प्रावधान है। थोड़ा संक्षेप में समझाया है, उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। बाकी इसकी PDF वगैरह जो है वो हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसको आप देख के आराम से इसका अध्ययन करके आप लोग समझ सकते हैं। अगला स्टेप हम देखते हैं आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो बाहर चला गया और बाहर जाके उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे मैं इंडियन हूँ और मैं भारत में रहता हूँ, पर मैं अमेरिका चला गया, मेरा ड्रीम था वहाँ जाने का, और वहाँ जाके मैंने शादी वादी कर ली, अपना जो है वो सेटलमेंट कर लिया, मुझे जॉब अच्छी मिल गई और वहाँ जाके मैंने वहाँ की नागरिकता को ले लिया। तो जैसे ही मैं विदेश की नागरिकता को अपनाऊंगा, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 समझाता है। तो इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे अपने शब्दों में कि कोई व्यक्ति जब विदेशी नागरिकता अपनाता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 10 समझाता है हमें कि आपकी कोई भी व्यक्ति ना तो किसी दावेदारी से, ना हिंसा से, ना डरा के, ना धमका के, कोई भी व्यक्ति आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता, ना ही समाप्त कर सकता है। आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति आपकी नागरिकता को न छीन सकता है, ना समाप्त कर सकता है,
क्योंकि आपकी नागरिकता के संबंध में संसद अपनी विधि बनाएगी। संसद की विधि के बिना, संसद की विधि के बिना, यानी संसद जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर हमारी जो संसद बनती है, देश की संसद है, वो संसद जब तक नहीं चाहेगी, अपनी विधि नहीं बनाएगी, तब तक किसी की भी नागरिकता खतरे में नहीं है। न ही उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है, न ही समाप्त किया जा सकता है। संसद के विधि के द्वारा ही नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए जाएंगे। संसद विधि बनाएगी, ये कह सकते हैं हम लोग, संसद की विधि के द्वारा संसद विधि बनाएगी। संसद विधि बनाकर कार्य करेगी। संसद विधि बनाकर ही नागरिकता के संबंध में एक्शन लेगी, कार्य करेगी। इसी में अनुच्छेद आता है 11। अनुच्छेद 11 ये समझाता है हमें कि नागरिकता का चाहे अर्जन हो, चाहे समाप्ति हो, किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता देनी हो, भारतीय नागरिकता से किसी को वंचित करना हो, या नागरिकता के संबंध में कोई भी ए टू जेड जितने भी कार्य हैं, नागरिकता से संबंधित कोई भी उपबंध होगा, नागरिकता से संबंधित कोई भी उपबंध होगा, उनकी सारी शक्ति जो है वो संसद को दी जाती है। अनुच्छेद 11 इस बात को प्रमाणित करता है संविधान में कि अनुच्छेद 11 के तहत में संसद नागरिकता के से संबंधित सभी उपबंधों की शक्ति रखता है। संसद के पास नागरिकता से संबंधित समस्त शक्ति है, समस्त शक्ति है। अब वो चाहे किसी की नागरिकता को दे, वो चाहे तो किसी की नागरिकता को खत्म कर दे, वो चाहे तो विदेशी लोगों को बुला ले, चाहे यहाँ से किसी को भगा दे, पर उसके पीछे एक कारण देना पड़ेगा, एक वजह देना पड़ेगी, क्योंकि भारतीय लोगों की नागरिकता के छीनने का प्रावधान अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई भी नहीं छीन सकता। पर संसद विधि बनाएगी उसके संबंध में किस तरीके से किन लोगों को नागरिकता देना चाहिए, किसी लोगों को नहीं देना, इस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारे जो 5 से लेके 11 तक आर्टिकल हैं, इसको हमने अभी देखा। इसके बाद में हम देखेंगे कि नागरिकता पाने के जो प्रकार हैं, तो हम यहाँ एक हेडिंग डाल लेंगे, नागरिकता प्राप्ति के प्रकार। बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग ऐसे समझें। नागरिकता प्राप्ति का पहला तो ये है जन्म से, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था। दूसरा प्रकार है नागरिकता प्राप्ति का पंजीकरण, वो वंशाधिकार, यानी कि हम जन्म से भी नागरिकता पा सकते हैं और अपने दादा दादी, नाना नानी, उसके माध्यम से भी, अपने माता पिता के माध्यम से भी हम नागरिकता पाने के हकदार हैं। तीसरा है पंजीकरण से। अब पंजीकरण क्या है, तो इस पंजीकरण को हम यहीं पे समझ लेते हैं। थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि एक पंजीकरण और एक देशीकरण से भी होता है। देशीयकरण से भी हम नागरिकता पा सकते हैं। पहले 5वां ये भी लिख लो, विदेशी भूमि अर्जन से, विदेशी भूमि अर्जन के द्वारा भी नागरिकता पाई जा सकती है। तो ये 5 बिंदु हैं, आपको फोकस रखिएगा। जन्म से, वंशाधिकार से, पंजीकरण से, देशीकरण से और विदेशी भूमि अर्जन के द्वारा। तो देखिए, वंशाधिकार हम समझते हैं, जन्म से भी हम समझते हैं। पंजीकरण से थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा लाइट डाल लेते हैं कि आखिरकार क्या है। तो ये है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति विदेश का रहने वाला है, विदेशी है, और वो विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसे पहले भारत में 6 माह तक रहना पड़ता था। विदेशी व्यक्ति नागरिकता चाहता है भारतीय,
भारत की, विदेशी भारतीय बनना चाहता है, विदेशी भारतीय बनना चाहता है तो उसे भारत में कितने माह तक रहना पड़ता था? पहले 6 माह तक, 6 माह तक वो भारत में रहेगा, तब वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता पालेगा। लेकिन जो नागरिकता संबंधी जो संशोधन हुआ है, इसे हम कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस रख लेंगे सर, देख लेंगे ध्यान से इसको। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। अभी ये भी सवाल आएगा कि जब नागरिकता संशोधन अधिनियम है तो नागरिकता अधिनियम कब निकला है, तो एक बार इसे यहाँ भी देख लेंगे। हम ये कहेंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये 1955 में बना था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बना था। इसमें और भी संशोधन है, 60 है, क्या नाम है, 1957 है, 1960 है, फिर 86 आ जाएगा, फिर 92 आ जाएगा, वो भी हम लोग अभी देखेंगे बाद में। यहाँ पर ये कह रहा है कि, मैं फिर से अपनी बात को कह रहा हूँ कि पंजीकरण के द्वारा कह रहा है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय बनना चाहता है तो उसे विदेश की अपनी नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। वो विदेश की नागरिकता को पहले छोड़ेगा और भारत में आके 6 महीने तक रहेगा, तब वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता पा सकता है। लेकिन अब 1986 से पहले की ये बात थी। 1986 के बाद में वो क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति है उसे विदेशी व्यक्ति को विदेश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, भारत में कम से कम 5 वर्ष रहना पड़ेगा अथवा 7 वर्ष रहना पड़ेगा। अब वर्तमान समय में ये नियम है, 5 वर्ष या 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, विदेश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही शालीनता से रहना पड़ेगा। ऐसा कोई केस ना हो पाए, ऐसी कोई बात ना हो पाए जो जिसकी वजह से भारत में को विचाराधीन रहना पड़े कि ऐसा तो नहीं कि सब मतलब कोई गड़बड़ आदमी इसको नागरिकता देने में खतरा है। तो ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, देशीयकरण भी कुछ इसी के जैसा ही है। इसमें कोई विदेशी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई नेपाल का है और नेपाल का व्यक्ति भारत की नागरिकता को चाहता है, तो वो नेपाल की नागरिकता को समाप्त कर लेगा और भारत में एक निर्धारित समय जो है, वो निर्धारित समय यानी 5 वर्ष या 7 वर्ष भारत में बिताएगा। तब वो पंजीकरण के माध्यम से और अनुच्छेद 6 के माध्यम से, अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 और उसमें फॉर्म नंबर 6A भर के नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, उसे नागरिकता मिल जाएगी। ये भी देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता का प्रावधान है। अब अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि देशीकरण में ये भी रहता है कि ये अपने छोड़ नहीं सकता, ये छोड़ भी सकता है, क्योंकि ये अगर चाहे तो भारत की नागरिकता को त्याग कर किसी दूसरे देश में चला जाए, तो इसे देशीयकरण ही कहा जाता है। तो कुल मिला के हमारी समझ में आया, जन्म से नागरिकता मिल सकती है, वंशाधिकार से मिल सकती है, पंजीकरण से मिल सकती है, देशीयकरण से भी नागरिकता मिलती है। विदेशी भूमि के अर्जन से नागरिकता कैसे मिलेगी, ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। वो ये है कि जैसे मैं आपको थोड़ी सी इमेज एक दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये भारत का नक्शा है हमारे पास। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में नेपाल का हिस्सा है और नेपाल के हिस्से का कुछ हिस्सा ऐसे भारत को, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है तो नेपाल का, भारत का हिस्सा तो इधर है, ये नेपाल का हिस्सा भारत को दे दिया गया। नेपाल ने इतना हिस्सा भारत को दे दिया और यहाँ कुछ लोग रहते ही होंगे, तो इन्हें ना तो देशीयकरण की आवश्यकता है, ना इन्हें पंजीकरण की आवश्यकता है, ना इन्हें जन्म से, ना ही वंशाधिकार से किसी चीज की नागरिकता लेने का कोई झंझट ही नहीं है। सीधा सीधा सा ये वाला बिंदु काम कर रहा है हमारा, क्या, विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा। यानी कि विदेश में जितना भी हिस्सा भारत ने अपने हिस्से में लिया है, तो वहां जो कुछ भी रह रहा है, जैसा भी रह रहा है, वो भारत ने अपना लिया, तो वहां के लोग भी नागरिकता के रूप में, नागरिक के रूप में अपना लेगा। इसे हम कहते हैं विदेशी
भूमि के अर्जन के द्वारा नागरिकता पाना। इसका उदाहरण एक बहुत ज्यादा पूछा गया था। सन 1974 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया, सन 1974 में, 1974। इसे भी नोट कर लेंगे हम लोग। सन 1974 में, 1974 में सिक्किम कहाँ है हमारा, ये रहा, ये छोटा सा हिस्सा सिक्किम का है। ये सिक्किम को 1974 में भारत में विलय कर लिया गया और यहाँ पे रहने वाले लोग जितने भी हैं वो सब कौन हो गए, वो भारतीय हो गए। इसीलिए ये कहा जाता है कि भैया कि विदेशी भूमि के द्वारा भी नागरिकता का प्रावधान है। तो ये 5 बिंदु आपके समझ में आए, उम्मीद करते हैं। अब इसका अगला देखते हैं कि नागरिकता समाप्ति के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। नागरिकता समाप्ति, नागरिकता समाप्ति के प्रकार। नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है परित्याग, दूसरा है पर्यावसान, तीसरा है वंचित किया जाना। वंचित किया जाना, समय ना बर्बाद करते हुए बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाता हूँ। परित्याग का मतलब होता है कि खुद से नागरिकता को छोड़ देना। भाई हमारा मन नहीं कर रहा देश में रहने का, हम नहीं रहना चाहते, हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो भारतीय लोगों ने लगभग 2 करोड़ लगभग 70 लाख के करीब, 2 करोड़ 70 लाख के करीब में जो है सन 2014 से लेके 2025 तक भारतीय लोगों ने नागरिकता को छोड़ा है। उनके अपने कारण रहे हैं। कुछ लोग ने, जैसे बिजनेस का सेटलमेंट था, वो उन्हें विदेश में जाके बिजनेस करने लगे। कुछ लोग ऐसे थे कि अपनी छोटी छोटी गलतियों कुछ वजह बता के गए कि साहब यहाँ हमें ऐसा लगता है, हमें वैसा लगता है। इस तरीके से अपने अपने कारक थे कि भाई टैक्स हम भारत में देते हैं, भारत में कोई अच्छा बंदा है, खूब अच्छा से कमाने वाला है, भारत का बहुत अच्छा टैक्स पेयर है। और जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि बड़ी बड़ी चुनाव की होर्डिंगें लगी होती हैं, वो नहीं देखना चाहता है। उसके दिमाग में ये गलतफहमी है कि भाई हम क्यों देखें होर्डिंग का, प्रचार का, कुछ अच्छी चीज़ देखेंगे हमें। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे कारण भी बताए कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो ऐसे लोग ने अपनी स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग दिया। तो उसे हम कहते हैं नागरिकता समाप्ति के प्रकार में पहला देखेंगे कि खुद से नागरिकता का त्याग देना। अच्छा, पर्यवसान का मतलब भी यही होता है, लगभग छोड़ देना। अब कैसे छोड़ देना? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, अभी जैसे मैंने पहले समझाया था कि पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता भारत की पा ली या देशीयकरण से नागरिकता पा ली, और वो व्यक्ति पहले नेपाल में रहता था, पहले था नेपाली, और नेपाल की नागरिकता को वो छोड़ के आया भारत में। अब ये भारत की नागरिकता इसके पास में है, पर ये कुछ दिन रहा, इसे लग रहा है कि हाँ सूटेबल नहीं है मसला, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, भाई यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम रहेंगे जाके कहाँ पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान ना सही, हालांकि इंडिया से तो ज़्यादा बुरा है वो। मैं कुछ और अच्छा उदाहरण दे लेता हूँ कि वो रहना चाहता है चाइना में, वो चाइना जाना चाहता है तो वो चाइना चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसे, कि यहाँ भारत से जब निकलेगा तो चाइना में जाके वो जैसे ही नागरिकता ले लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, या वो खुद अपने आप से ही नागरिकता को परित्याग करके जा सकता है। तब भी वो कहा यही जाएगा कि पर्यवसान के द्वारा उसका जो है वो नागरिकता छीनी गई, खत्म की गई। अच्छा, तीसरा बिंदु होता है वंचित किया जाना। वंचित किए जाने से तात्पर्य सीधा सीधा से यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला, राष्ट्रद्रोह जो होता है उसके आरोप के ऊपर, गंभीरता के ऊपर राष्ट्रद्रोह जो है वो निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब अगर आप खाली अपने देश में खड़े होकर देश को ही गाली दे देते हैं तब भी वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, पर वो कितने क्रम में आता है, कितने परसेंटेज में आता है, उसी हिसाब से देश की सरकार या संसद उसके खिलाफ विधि बनाकर कार्यवाही करती है। तो राष्ट्रद्रोह उसका जो है वो टॉप लेवल का है, यानी कि भारत में बम धमाका करवा दिया, विदेशी लोगों को भारतीय कॉन्फिडेंशियल कागजात भेज दिए,
या यहाँ की जासूसी कर रहा है, या कुछ ऐसा कार्य कि जिससे हमारे देश की संपत्ति को नुकसान होगा, हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र को नुकसान होगा, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो संसद उसको वंचित कर देगी, उसकी नागरिकता छीन लेगी और उसको नागरिक नहीं रहने देगी भारत का। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया। अब अगला बिंदु पढ़ते हैं। अगले बिंदु में हम ये देखेंगे कि भारत में 3 तरीके के जो कार्ड अवेलेबल हैं, भारत सरकार ने जो दे रखे हैं, उसको हम ये कहेंगे कि भारत में तो रहते हैं कुछ लोग, और जो भारत के बाहर रहते हैं वो लोग, यानी कि भारत में रहने, भारत की नागरिकता वाले जो लोग अब भारत में नहीं रहते हैं पर वो भारत के नागरिक हैं, ऐसे लोगों के लिए एनआरआई कार्ड जो है वो भारत ने अनिवासी कार्ड जो है वो इशू कराया है। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं कार्ड के तीनों प्रकार को हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला कार्ड होता है एनआरआई। तो इसे एक हेडिंग डाल लेंगे कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता या कार्ड। विदेशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। देखिए, इसको एक बात समझ लीजिए यहाँ पर कि भारत में जो नागरिकता का जो प्रावधान है, जो नागरिकता का जो सिस्टम है, वो एकल नागरिकता है। क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम अगर निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो हम उसमें लिखवाते हैं हमारा निवास स्थान है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर हम जब कभी नागरिकता की बात करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, यानी कि नेशनलिटी की बात आएगी तो हमारा सिटीजनशिप जो है वो इंडियन ही रहेगी, हम भारतीय ही रहेंगे, क्योंकि भारत जो है वो दोहरी नागरिकता का समर्थन नहीं करता है। पर सन 2000 में डायस्पोर के नाम से एक अध्ययन हुआ था, उसमें क्या था, एलएम सिंधवी की समिति बनी थी। उस समिति ने सिफारिशें की थी कि भाई थोड़ी सी दोहरी नागरिकता का भी भारत में समर्थन किया जाए। क्यों किया जाए, उसके पीछे हम ये बात करते हैं इस पर टॉपिक पे। तो देखिए, विदेशों में बसे भारतीय मूल की जो नागरिक हैं वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कार्ड सरकार ने इशू करे हैं। इसमें दोहरी नागरिकता का ही प्रावधान समझ में आता है। देखिए, भारत में साफ साफ कह रखा है कि किसी भी व्यक्ति ने, भारत के किसी भी व्यक्ति ने, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे मित्र प्रदीप हो, चाहे अंकुश हो, चाहे अनुज हो, चाहे कोई अब्दुल हो, कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर जाएगा तो बाहर जाकर उसने वहाँ की नागरिकता जैसी ली तो भारत की नागरिकता खुद ब खुद अपने आप से अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं पर उन्होंने विदेश में नागरिकता नहीं ली है, तो अब वो देश की यहाँ की भी नागरिकता उनके पास में है और वो वहाँ की जो है वो रह रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे उम्मीद है। तो उनके लिए सरकार ने एक तरीके से दोहरे मापदंडों को तरफ देखा है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेश में, भारत में नागरिकता उन्होंने छोड़ रखी है पर वो भारतीय मूल के हैं और विदेश में रह रहे हैं, उनके पास में उनकी नागरिकता है पर वो भारत में भी आना जाना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार ने दोहरे मापदंड अपनाए हैं, यानी हम ये कह सकते हैं लगभग आंशिक रूप से भारत में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कैसे? पहला हम कहते हैं एनआरआई, इसे कहते हैं नॉन रेजिडेंटल इंडियंस, एनआरआईज, अनिवासी भारतीय। मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, ज़्यादा शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करूंगा कि वो लोग जो भारत के नागरिक हैं, उदाहरण के तौर पे मैं खुद को ले लेता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ पर मुझे इंग्लैंड में जो है कोई अच्छा सा काम मिल गया, मैं पहुँच गया और मैं वहाँ जाके कार्यरत हो गया और मैं नहीं आया लगभग 182 दिन। कितने? 182 दिन। तो मुझे ये वाला कार्ड इश्यू हो जाएगा।
मैं एनआरआई बन जाऊंगा। पहली कंडीशन तो ये है कि भारत से कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक भारत से अगर 182 दिन दूर रहता है तो उसे एनआरआई बना दिया जाता है, उसके पास में टैग मिल जाता है उसको एनआरआई का। दूसरी कंडीशन इसमें ये रहती है कि पहली कंडीशन तो हमारी जो एनआरआई बनने की ये है 182 दिन की, 182 दिन भारत से दूर रहेगा। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसे हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी व्यक्ति को अपने द्वारा अपॉइंट करके वो बाहर भेजता है तब भी उसे एनआरआई का टैग मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन इसमें ये रहती है, भारत सरकार खुद स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य हेतु या किसी अन्य कार्य हेतु या सार्वजनिक हित हेतु भारत से बाहर भेजती है तब भी उसे ये टैग मिल जाएगा। अब उसमें कंडीशन 182 दिन की नहीं लगती है, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए 182 दिन की लगती है। पर इनके माध्यम से, इनके जरिए से अगर जाएंगे भारत सरकार या यूएनओ के माध्यम से, तो उसमें 182 दिन के शर्त को नगण्य रखा गया। हालांकि कहा यही जाता है कि जब यूएनओ भेजेगा तब भी भाई 6 महीने से ज्यादा के लिए भेजेगा, 7 महीने से ज्यादा के लिए भेजेगा। तो हम इस बात को समझ गए कि एनआरआई कौन होते हैं, उम्मीद है। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक कार्ड होता है PIO, इसे कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल की उत्पत्ति है। तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, मैं समझा देता हूं, शॉर्टकट में लिख देता हूं, भारतीय मूल, भारतीय मूल। अब सवाल ये भी उठता है कि भारतीय मूल है क्या। जैसे एक है रामू और रामू के माता पिता यही हैं भारत में, ये माता है, ये पिता है, और या तो ये 1935 में इसका परिवार यही था, 1935 में परिवार इसका यही था, पर रामू विदेश चला गया। तो जब जैसे ही विदेश गया, इसने नागरिकता कहाँ की ले ली, विदेश की ले ली। इसने नागरिकता कहाँ की ले ली, विदेशी, यानी ये विदेशी हो गया। अब ये विदेशी हो गया तो इसकी भारतीय नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो गई। लेकिन ये चाहे सरकार ने, चूंकि ये बात जो है एलएम सिंधवी ने समझा दी थी कि डायस्पोर्स के अध्ययन से, कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत के बाहर रह रहा है और वो विदेशी है, विदेशी नागरिकता है, तो वो PIO कार्ड अपना बनवा सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड बनवा सकता है, क्योंकि वो भारत का मूल का है, क्योंकि उसके अम्मा बाप, दादा दादी, नाना नानी सब यहीं रह रहे हैं, इसीलिए वो PIO कार्ड अप्लाई कर सकता है, उसको बन जाएगा। दूसरी कंडीशन ये रह रही है कि अगर वो 1947 में नहीं था या 1950 में नहीं था या 1955 में नहीं था, ये सब बात वही आ रही है कि भारत के वो किसी भी समय में मौजूद था, उसका परिवार मौजूद था, भारत के इन सारे समय में परिवार मौजूद था, पर वो भारत में नहीं था और भारत से बाहर रह रहा था। अब भारत से बाहर जाके उसने नागरिकता भी ले ली, सिटीजनशिप ले ली वहां पर, तब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय मूल का तो रहेगा। तो भारतीय मूल के लिए उसे दोहरी नागरिकता के लिए भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि वो अपना PIO कार्ड बनवा ले। अब वो PIO कार्ड की आवश्यकता क्या है, 3 बातें समझा देता हूं यहां पर। पहली बात यह है कि जिसके पास में, जैसे कि हमने अभी समझाया था कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशी आएगा भारत में, तो उसके पास में वो अधिकार नहीं होंगे जो हमारे पास है। भाई हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास में संपूर्ण अधिकार हैं, हमारे पास में मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में जितनी भी चीजें दे रखी हैं अधिकार के रूप में चिन्हित हैं, वो सारे अधिकार हमें मिलते हैं। लेकिन कोई अगर विदेशी व्यक्ति आ जाता है तो ये इतने सारे अधिकार उसके पास होंगे, नहीं होंगे, यानी उसके पास में भारतीय नागरिकता नहीं है। यहाँ पर ऐसी ही बात हो रही है कि रामू भारत से बाहर चला गया था, इसने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है, खत्म हो गई थी, और ये अब है विदेशी।
लेकिन विदेशी होने के साथ साथ में ये भारतीय मूल का भी है, क्योंकि इसका जन्म, इसकी जो जड़ है, इसकी जो ओरिजिन है, पैदाइश है, वो भारतीय है। तो ऐसी कंडीशन में इसे पूर्ण रूपेण विदेशी नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है विदेशी तो है, पर ये पूरी तरीके से विदेशी नहीं है, ये भारतीय मूल का है। अब तो इसे पीआईओ कार्ड हम दे रहे हैं, तो उसके लिए इसे सुविधाएं क्या क्या होंगी। पहली बात ये है कि ये 180 दिन तक भारत में आकर 180 दिन तक भारत में आकर बिना किसी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में गए ये अपने घूम फिर सकता है, मौज मस्ती कर सकता है। दूसरी बात, ये 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत में रह सकता है, अपना कार्य कर सकता है। तीसरी बात, ये पर्वतारोहण भी कर सकता है, पर्वतारोहण और कुछ ऐसे कार्य हैं जो भारतीय सरकार की परमिशन के द्वारा लेकर, भारतीय परमिशन लेकर वो कार्यों को अंजाम दे सकता है, पर वोट नहीं डाल सकता, किसी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, यहाँ के शैक्षिक केंद्रों में एडमिशन भी नहीं ले सकता है, मतलब ले सकता है पर उस रूप में नहीं, भारतीय के रूप में नहीं ले सकता है। जैसे हम लोगों ने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी जो भी करते हैं हम लोग यहाँ करते हैं, उस रूप में एडमिशन नहीं ले सकता। शैक्षिक संस्थानों में किस शर्त पे लेगा कि वो विदेशी है और भारत में रहकर पढ़ाई करना चाहता है, तो इस कंडीशन में वो यहाँ पर पढ़ सकता है, पर भारतीय होने के नाते वो नहीं पढ़ सकता। तो हमने देखा कि वो 180 दिन तक यहाँ पर बिना किसी जानकारी के देखे रजिस्ट्रेशन कराए वो भारत में घूम सकता है, और 180 दिन के भीतर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और वो 15 वर्षों तक बिना वीजे के भी भारत में घूम सकता है, पर्वतारोहण भी करेगा पर परमिशन लेके करेगा। तो ये पीआईओ कार्ड के जो है वो कंडीशन सप्लाई है। इसमें हम देखते हैं एनआरआई के पास में इससे कुछ ज़्यादा है, बल्कि जो एनआरआई के पास में वो सारे नागरिकता के अधिकार हैं जो भारत के नागरिक के पास में होते हैं। सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारतीय सरकार ने 2011 से इनको जो है वो वोट डालने का अधिकार दे दिया है। अब ये विदेश में जो हमारे क्या नाम है दूतावास हैं, वहाँ जाकर अपनी वोटिंग कर सकते हैं और अपनी सरकार निर्धारित बंदे को चुनकर जिसे वोट करना चाहें वो कर सकते हैं 2011 से एनआरआई को, पर इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। अच्छा, तीसरी कंडीशन आती है कार्ड की हमारी ओसीआई, इसे कहते हैं ओवरसीज, यानी कि सीमा पारीय जो नागरिक हैं, सीमा पारीय भारतीय मूल के नागरिक, सीमा पारीय भारतीय मूल के नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सीमा पारीय भारतीय नागरिक। अब सीमा पारीय भारतीय नागरिक को ओसीआई, जिस तरीके से पीआईओ कार्ड है, बहुत ज्यादा लेंथी ना करते हुए बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं कि जिस तरीके से भारतीय मूल का व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता नहीं रखता है, विदेश की नागरिकता है, उसने भारत में आके पीआईओ कार्ड लेके ये सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही सीमा पारीय नागरिक होते हैं जो भारत की सीमा के पार से रहने वाले या दूर जाके रहने पड़े हैं, या 1935 में या 50 में या 51 में नहीं थे और वो विदेश में जाके उन्होंने नागरिकता ले ली है, और वो भी भारत में ओसीआई कार्ड के माध्यम से भारत में आवागमन कर सकते हैं, बिना वीजे के कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। पर उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो पीआईओ कार्ड के पास में। इनके पास में जैसे ये यहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकते, कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, कोई अपना ऐसा खाता नहीं खुलवा सकते जो भारतीय जो है क्या नाम है व्यवस्था में या वित्त में किसी तरीके की परेशानी करता हो। तो ये 3 कार्ड आप याद रखेंगे, एनआरआई कार्ड, पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड। इसे समाप्त करके अब हम बढ़ते हैं अंतिम अपने चरण की तरफ, उसे हम कहते हैं नागरिकता संशोधन, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में आया था। इसमें 8 बार संशोधन किया जा चुका है। तो हम उन संशोधनों की डेट्स खाली याद रख लेंगे। पहला संशोधन इसमें 1957 में हुआ था, फिर 1960 में हुआ था, फिर 1986 में हुआ था, फिर 1992 में हुआ था, फिर 2003 में हुआ था,
फिर 2005 में हुआ था, फिर 2015 में हुआ था, 2019 में हुआ था। तो इसमें हम 1986 के संशोधन को पढ़ चुके हैं, 1992 के संशोधन को पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने बताया था आपको कि जो व्यक्ति पहले 1986 से पहले 6 माह तक भारत में रहता था, रजिस्ट्रेशन करा के अपना जो है नागरिकता ले लेता था, अब उसे 5 से लेके 7 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा, नागरिकता लेना पड़ेगी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो माँ बाप हैं, यहाँ पे फिर से इसे 1992 को उठा के फिर से यहाँ देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसे हम कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये डेट लगा लीजिए। तो इसको हमने उठा के यहाँ लेकर आए 1992 में। 1992 में ये कंडीशन अप्लाई की गई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो उसकी माता या पिता दोनों में से एक भी व्यक्ति भारतीय है और उसकी जो संतान हुई है, इसकी माता पिता और दोनों व्यक्ति में से कोई एक भारतीय है, दोनों भारतीय तब तो है यही है, संतान तो भारतीय हो जाएगी, कोई या तो माता भारतीय हो या पिता भारतीय हो, तो उसको नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर 1992 में ये बताया गया था कि अगर माता भारतीय पिता विदेशी है, माता भारतीय पिता विदेशी है, माता भारतीय पिता विदेशी है, तब भी इसके भारतीय नागरिकता का प्रावधान है, इसको मिल जाएगी नागरिकता। 1992 में ये बात कह दी गई, लेकिन इस 92 का कटाक्ष आया, वो ये आया साहब 3 दिसंबर 2004। ये कहा कि चाहे माता भी भारतीय हो पिता भी भारतीय हो, और अगर वो विदेश में रह रहे हैं और उनका बच्चा जन्मा है, यानी कि विदेश में जन्मे हुए संतान को भारतीय नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारतीय नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो इन्होंने कह दिया कि 2004 से हम ये नियम बदल रहे हैं कि उसको, जैसे ये इंग्लैंड में रह रहे हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर करके समझ लीजिए। ये इंग्लैंड में रह रहे हैं या जापान में रह रहे हैं, इनका एक नन्हा सा बालक है। इस नन्हे से बालक के लिए अब जो माता भी भारतीय है और पिता भी भारतीय है, दोनों भारत के हैं, दोनों भारतीय, दोनों भारतीय, तो ये भी तो अपने आप से ऑटोमेटिकली जन्म से ही तो हो जाएगा, तो ये नागरिक बनेगा। लेकिन नहीं, 2004 से इस नियम को परिवर्तित कर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जो दूतावास है, जो जैसे आप जापान में रह रहे हो तो जापान में भारत का दूतावास होगा, इंग्लैंड में रह रहे हो तो वहां पर भी दूतावास होगा, एम्बेसरी होगी, तो वहां जाएंगे आप और वहां जाके इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और वो भी कब तक, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर। तो जब आप इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो इसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कारणवश 1 वर्ष में भी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि अंतिम फैसला जो इसका है वो संसद लेगी, संसद लेगी। तो भारत में आके संसद में इस मसले को विचाराधीन रहने दीजिए और संसद आपको इसको क्लियरिफिकेशन दे देगी कि हाँ ये बंदा, ये दोनों माता पिता भारतीय, जिसके आधार पर हम इसे नागरिकता का प्रावधान करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और हमने संशोधन भी पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम सिर्फ अंतिम विकल्प एक और पढ़ते हैं, अंतिम बात जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, वो ये है कि भारत में प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। भारत में प्रवासी दिवस, भारत में प्रवासी दिवस, तो साहब ये 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। तो LM सिंघवी जो समिति है, LM सिंघवी की समिति ने ये सिफारिश की थी कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाएंगे, 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाएंगे प्रत्येक वर्ष को, यानी कि हर साल, जैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं हर साल। लेकिन इसको थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया था 2015 में।
2015 में कहा गया कि हम प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, 2 वर्ष के अंतराल में अब हम मनाएंगे प्रवासी दिवस। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में हम प्रवासी दिवस मनाएंगे। पहले था प्रत्येक वर्ष मनाएंगे और अब हम प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में हम प्रवासी दिवस मनाएंगे। अब प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है, ये भी फोकस रख लीजिए, ये भी साफ देख लीजिए। ऐसा था सन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे, गांधी जी वो साउथ अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका कह लीजिए आप, दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। हालांकि वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पर अपने बहुत सारे काम किए थे। वहां से उन्होंने क्या करा था, पलायन करके वहां से गांधी जी 9 जनवरी 1915 के भारत में प्रवेश किया गया करा था उन्होंने। तो इसी बात को एल एम सिंधवी ने जो है फोकस करते हुए कहा कि हम 9 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में हम प्रवासी दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आज जो हमारा जो नागरिकता का जो चैप्टर है वो आप लोगों की समझ में आया होगा। बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है और आप लोग इसे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये परेशानी है, तो हम उसे सुधार करने का अपना प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतने रखते हैं। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने आप को जो है वो झोंक दीजिए तैयारी में, ताकि आप सारे कंपटीशनों को बीट कर सकें। उम्मीद है कि आप सक्सेस होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।